ये सेलुलर एक्सप्रेशन जो आपको पढ़ना है ना, होता सेम है बट एनिमल फिजियोलॉजी में नहीं, प्लांट में पढ़ना है, प्लांट रेस्पिरेशन के नाम से, ठीक। तो वहाँ पर मैकेनिज्म सारी सेलुलर एक्सप्रेशन की बताई जाती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल वगैरह, ठीक। ध्यान देना इस बात को। आपने लिख लिया पांचों? तो पहली हेडिंग बनाओ ब्रीथिंग। अब हम लोग ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे कि ब्रीथ कैसे करते हैं हम और उस पर सवाल कैसे बनते हैं। मेन मकसद तो हमारा सवाल है, क्योंकि एग्ज़ाम में ब्रीथ करने के लिए नहीं आएगा, सवाल सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक। हाँ, हेडिंग बनाओ ब्रीथिंग। हाँ भाई पंकज, कल क्या ऐसा खा लिया, बड़ी गर्मी लग रही थी। कल तो तुम्हारा त्यौहार था। चलो हम बात, सारे बच्चे शांत बैठे, इनको गर्मी लग रही है। चलो हम लोग बात करेंगे बेटा ब्रीथिंग की। सबसे पहला पॉइंट है ब्रीथिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर मैकेनिज्म पे आते हैं। बेटा सुनो, अगर आप सिंपल भाषा में आप बोलो तो ब्रीथिंग है मूवमेंट ऑफ एयर, बिल्कुल सरल भाषा में, मूवमेंट ऑफ एयर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स। जैसे एनवायरनमेंट से लंग्स और लंग्स से एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में होता है। मैंने एक्सचेंज वर्ड नहीं बोला है, ठीक, मूवमेंट बोला है, क्योंकि बाहर ही तो है ये, बस नाक का रास्ता जाता है। तो बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग के बीच में जो हवा का आवागमन है, दैट इज ब्रीथिंग। अगर आवागमन, अगर आवा है तो इंस्पिरेशन, अगर गमन है तो एक्सपिरेशन, सीधी सी बात है। अगर अंदर आया तो इंस्पिरेशन, बाहर गया तो एक्सपिरेशन। अगर अंदर आया तो इनहेलेशन, बाहर गया तो एक्सहेलेशन। मतलब इंस्पिरेशन का दूसरा नाम इनहेलेशन और एक्सपिरेशन का दूसरा नाम एक्सहेलेशन। एक्सप्रेशन दूसरा नाम एक्सहेलेशन। ये भी आपका सवाल है, ठीक, ध्यान देना। अब सवाल है कि ये हम दिन भर में कितना अंदर बाहर हवा कर लेते हैं। भाई दिन भर का तो हमें नहीं पता, महीने भर का नहीं पता, साल भर का नहीं पता, आपकी ज़िंदगी का नहीं पता, बट 1 मिनट का पता है। 1 मिनट में आप 12 से 16 बार हवा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर करते हो। अर्थात 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट आप करते हो गया। पर मिनट 12 से 16 ब्रीथ करते हो आप, समझ गए। ये बेटा आइडियल कंडीशन में, नॉर्मली। लेकिन हमारा सराउंडिंग इतना नॉर्मल नहीं है कि मैं एग्जैक्ट 12 लिख सकूं, तो 12 से 16 मैंने लिख दिया है, और बुक ने भी 12 से 16 ही लिखा होगा जहाँ तक है, ठीक। बेटा ध्यान देना इस बात को। अगर हम 12 को आइडियल कंडीशन वाले को माने तो 5 सेकंड में एक ब्रीथ हम कंप्लीट कर लेते हैं, सही है ना। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ब्रीथिंग रेट बढ़ाने के लिए हमारे ब्रेन में जो मैकेनिज्म होता है ना, इस टाइम का रोल होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 5 सेकंड में एक ब्रीथ करते हैं और उसमें इंस्पिरेशन 3 सेकंड का होता है, एक्सप्रेशन 2 सेकंड का होता है। ये ज़्यादा हो गया हा? लेकिन फिर भी बता इसलिए रहा हूँ कि जब हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ती है तो एक्सपिरेशन के टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्पिरेशन का टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है। इंस्पिरेशन का टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है तो इंस्पिरेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। इंस्पिरेशन जल्दी कंप्लीट हो गया तो एक्सप्रेशन जल्दी हो जाएगा, और वो थोड़ा 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 बढ़ करके क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। ये बात एनसीईआरटी ने लिख रखा है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग वाले टॉपिक में, ठीक, ध्यान देना इस बात को। ये नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, आपके नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है 12 से 16, जिसे हम लोग कहते हैं यूपीनिया, यूपीनिया, ट्रू ब्रीथिंग, ठीक। अब बाय द वे, कोई भी कंडीशन है, या एम्फाइसेमा है, या स्मोकिंग कंडीशन, या नॉर्मल अभी दौड़ करके जॉगिंग करके आप आ रहे हो, तो आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई है, बढ़ गई है।
जो इंक्रीज्ड ब्रीथ है, ब्रीथिंग रेट है, उसे हम लोग कहेंगे हाइपरपीनिया। क्या बोलेंगे? हाइपरपीनिया या टैकीपीनिया। हाइपरपीनिया या टैकीपीनिया, समझ गए? और अगर आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाए उसे कहेंगे टैकीकार्डिया, टैकीकार्डियासिस बोलते हैं, समझ गए ना? इधर ध्यान देना। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ गई तो आपने कहा हाइपरपीनिया, टैकीपीनिया। और बेटा अगर ब्रीथिंग रेट आपकी नॉर्मल से घट जाए, आप बिल्कुल रिलैक्स, कम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल रिलैक्स, और कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पे जी रहे हो, बिल्कुल आइडियल कंडीशन में हो जहाँ पर हवा बिल्कुल शुद्ध है, तो अगर ब्रीथिंग रेट कम हो गई तो आप क्या कहोगे? नॉर्मल, आपकी जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, हाइपोपीनिया। क्या बोलोगे? हाइपोपीनिया। आपके सांस लेने में दर्द है, अगर आप सांस लेते हो आपको दर्द होता है आसपास थोरेसिक रीजन में, पेनफुल ब्रीथिंग, DYS, डिस्पीनिया। DYS, डिस मतलब पेनफुल, क्या होगा? डिस्पीनिया हो गया। कभी कभी आपने सुना होगा छोटे बच्चे सांस लेना भूल जाते हैं, हाँ, सांस उनकी रुक जाती है। कभी कभी अगर आप किसी ऊंचाई से, आपको पता चला अनकॉन्शियस तरीके से आप गिर गए, जब फर्श पे पड़ते हो तो 10-15 सेकंड आपकी सांस नहीं चलती है। या फिर किसी कंडीशन से अगर आपकी ब्रीथिंग रेट निल हो जाए, रुक जाए, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपीनिया। क्या बोलते हैं? एपीनिया। यूपीनिया, हाइपरपीनिया, हाइपोपीनिया एंड एपीनिया। एक और था क्या? डिस्पीनिया। इतने पीनिया आपके पास है। अब सवाल यह है कि ब्रीथिंग रेट जो आपकी है और ब्रीथिंग रेट जो इन्फेंट की है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओगे सागर, दोनों के ब्रीथिंग रेट में फर्क क्या है? तेज होता है। क्यों? उसकी शरीर तो छोटी होती है, उसको तो कम ऑक्सीजन चाहिए, आपको जितनी बड़ी शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आंसर तो बेटा तुम्हारा सही है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर सही कैसे है। तुमने बस बता दिया कि तुम्हें पता है। हाँ, तुम बताओ। वो कोई रीज़न नहीं है, वो तो बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर के दौरान कंपेयर किया गया फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन, कर्व का शेप शो करने के लिए। हाँ भाई, अभिषेक शर्मा बताओ भाई। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होता है। केवल सरफेस एरिया करोगे तो गलत हो जाएगा, तो कम होता ही होता है। बेटा सुनना, मैंने आपको बताया था पीछे, जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती जाती है, सेल की साइज बढ़ता जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घटता जाता है, ठीक? और सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो पर डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका BMR, आपका हार्ट बीट, आपकी ब्रीथिंग रेट, आपका बॉडी का हीट लॉस, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। छोटे बच्चे, छोटे जानवर का वॉल्यूम सरफेस एरिया ज़्यादा, मतलब BMR ज़्यादा, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। छोटे बच्चों को थोड़े थोड़े समय पे हमें प्रॉपर खिलाना पड़ता है, समझ गए? वो ऐसा नहीं कि सुबह खिला दो, दोपहर में 2 बजे खाएंगे, अब ऐसा नहीं है, समझ गए? अब उनका BMR ज़्यादा है, उनका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा, हार्ट बीट रेट भी ज़्यादा है, हीट लॉस ज़्यादा है। हीट लॉस ज़्यादा है तो भी एनर्जी लॉस होती। और इसका इकोलॉजी में भी लिखा हुआ है आपके कि पोल की ओर छोटे जानवर नहीं पाए जाते, छोटे मैमल नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि हीट लॉस ज़्यादा, कितना बेचारे मेंटेन करेंगे, समझ गए? ये डायरेक्ट बेटा बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है। अब समझ गए ना? चलो चलो, ब्रीथिंग लिखना। ब्रीथिंग इज मूवमेंट ऑफ air between atmosphere and lungs. Okay. This movement of air is
ऑल्सो रेफर्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक सवाल बनेगा आगे, आपको बताया जाएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन में फ़र्क क्या होता है, वो मिलेगा आपको। आगे सुनना, लिखना। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। और सुन लो, अगले वीक का जो टेस्ट आएगा ना, उस टेस्ट के पहले ना मैं सुनूंगा एक दिन क्लास में, रेंडम किसी भी दिन। ऐसा नहीं है कि फला दिन ये है तो मैं पूछूंगा, रेंडम किसी भी दिन। ऐसा नहीं सबसे, 2-4 से एक दिन, 2-4-5 से अगले दिन, 2-4-5 से अगले दिन, 3 दिन में मैं कर दूंगा। संख्या ही कितनी है आपकी, तो इसलिए सारा तैयार रखना। मैं किसी भी दिन किसी से सवाल पूछ सकता हूँ। ये मेरी बड़ी बुरी, अब तो सुधर गई आदत। पहले मैं क्लास में घुसते ही पूछता था, फिर थोड़ा समझाता था, फिर आगे नए चैप्टर पे चलता था, क्योंकि टाइम भी कम है ना। तो अब पूछ के पढ़ाऊँगा तो फिर 10 के पूछे तो 15 मिनट यूँ चले जाएंगे। वैसे भी आप लोग 5-7 मिनट लेट आते हो। जब मैं क्लास में घुसता हूँ तो 4 बच्चे इधर 4 इधर होते हैं, धीरे धीरे एक एक करके आते हो। इतनी ठंड नहीं है भाई, हम लोग भी तो आते हैं। टाइम से आया करो। मैंने कई बार कहा टाइम का रोल बहुत है। आप टाइम से एफर्ट दोगे तो टाइम से रिजल्ट भी मिल जाएगा। ये बात को आप समझो ना समझो, है बात बहुत गहरी। टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, समझ गए। हाँ, अगर उस टाइम प्रॉपर टाइम देने के बावजूद भी अगर कहीं पे गड़बड़ होता है रिजल्ट में, मतलब कहीं कुछ खोट था, वरना टाइम पे सब कुछ करोगे टाइम पे मिल जाएगा। कुछ लोग अपीयरिंग में सिलेक्ट होते हैं, कुछ 1 ड्रॉप पे सिलेक्ट होते हैं, कुछ 2 ड्रॉप पे सिलेक्ट होते हैं, कुछ सिलेक्ट ही नहीं होते हैं। तो बेटा इसके पीछे ना टाइम और कर्म का बड़ा खेल होता है। कर्म वो नहीं आपके धर्म कर्म, आप दान कर रहे हो कि नहीं, कर्म मतलब पढ़ाई लिखाई। हाँ, नहीं तो कल से चलो गंगा स्नान करके दान पुण्य करने हैं। कर्म मतलब पढ़ाई लिखाई। हाँ, वो वाले कर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक। लिखो कहाँ से, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। आगे लिखना, ब्रीथिंग रेट ऑफ इन्फेंट इज greater than adult, greater than adult। अब रीजन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक, कि बॉडी के साइज का रीजन है। अगले लिखना, इफ ब्रीथिंग रेट राइज या इंक्रीज then called as hyperpenia, HYPER। पीनिया में बेटा POE लिख सकते हो या O हटा दो, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, ठीक, वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। POENIA हो गया, हाइपरपीनिया। और टैकीपीनिया, TACHY, इसके 2 नाम है ना, टैकीपीनिया, TACHY, पीनिया। आगे लिखना, इफ ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन देन कॉल्ड एज, क्या कहते हैं, हाइपोपीनिया। हो गया। आगे लिखना, पेनफुल ब्रीथिंग, डिस्पीनिया, DYS। absence of breath, apnea, लिख लिया। अब लाइन चेंज करके लिखना, ब्रीथिंग कंप्लीट इन
इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, आर्यन, दीक्षा, विशाल, और कौन एब्सेंट है? 3 तो एब्सेंट है। एक अंकुर गौड़ चलो बीमार चल रहा है। चलो कहाँ थे हम लोग? इंस्पिरेशन, ब्रैकेट लिखना, इनहेलेशन, क्योंकि ये नाम आप याद रखो, पूछा जा सकता है, पूछा भी गया पहले, सरल पेपर आता था तो। इनहेलेशन ब्रैकेट बंद, एंड एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन ब्रैकेट में एक्सहेलेशन। अब बेटा हेडिंग बनाओ, इंस्पिरेशन। जो नॉर्मल ब्रीथ होती है वो 12 to 16 होती है 1 मिनट में, तो और जो हाइपर होती है, मतलब हाइप होती है, वो कंडीशन और कंडीशन सेम होगी? नहीं बेटा, हाइपो देखो, हाइपो हमेशा नॉर्मल से कम होगी, मतलब 12 to 16 से कम होगी, कम हो जाएगी। देखो बेटा, ये पर्टिकुलर से आपकी ब्रीथिंग रेट बेटा, इसमें बाय द वे हम ऑन एवरेज मेजर करते हैं 14 है। अगर 14 से कम हो गई, 11 हो गई, 10 हो गई, तो आप हाइपो आ जाओगे। अगर 14 से बढ़ करके 16, 17, 18 तक चले गए तो हम हाइपर कंसीडर कर लेंगे, ठीक। वो हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। ये तो रेंज है कि ह्यूमन में इस रेंज में पाई जाती है, ठीक। अब जरूरी नहीं कि आपकी हर घंटे बदल रही हो, आपकी जो एवरेज है उसमें कम डाउन, कम ज़्यादा हो जाए तो हो जाता है। चलो कहाँ थे हम लोग? इंस्पिरेशन। अब पेन ड्रॉप करो, एक बार सुनना बेटा। एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रीथिंग का जो सिस्टम है, चाहे इंस्पिरेशन हो चाहे एक्सप्रेशन हो, ये आपके उसी कंसेप्ट पे चलता है जो दुनिया का सिर्फ एक कंसेप्ट है, एनर्जी फ्लो का, कि एनर्जी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है। ये कंसेप्ट है आपका। चाहे वह आप कोई भी एनर्जी ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी ले लो, चाहे आप हीट के फॉर्म वाली एनर्जी ले लो, चाहे आप जो स्टैटिक एनर्जी होती है, mgh ज़्यादा है तो इधर फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ भी एनर्जी हमेशा अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है। यही एक कंसेप्ट है अप्लाइड साइंस अर्थात फिजिक्स का, ठीक, ध्यान देना। अब वही कहानी यहाँ लागू होगी। अब यही जियोग्राफी में भी हम लोग बताते हैं, दक्ष क्या बताते हैं कि जहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कम प्रेशर की ओर हवा मूव करेगी। अगर यहाँ गर्मी हो गई, हवा स्कैप कर गई, तो इधर ठंडी हवा तेज़ी से बढ़ेगी। अगर ज़्यादा तेज़ी से इधर गर्म होकर पास करे, तेज़ी से मूवमेंट होगा, इन दोनों के बीच के इलाके में आंधी आएगी, क्योंकि तेज़ी से मूव हो रहा है ना। ध्यान देना, वही कहानी यहाँ है कि बेटा अगर ये हमारा लंग्स है, यहाँ हमारे लंग्स हैं, बाहर एटमॉस्फेयर है, बाहर का प्रेशर फिक्स है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अंदर हवा ले जाना है तो अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना पड़ेगा अनुष्का, कि ज़्यादा करना पड़ेगा? नहीं, अंदर कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा? इंस्पिरेशन के अंदर ले जाना है ना बेटा, कम करना पड़ेगा, और बाहर लाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो बस एयर का प्रेशर ग्रेडियंट हमें चेंज करना है, प्रेशर में डिफरेंस लाना है, मोमेंट शुरू, चाहे 0.1 का ही प्रेशर आए, ठीक, ध्यान देना। अब होता क्या है? होता ये है बेटा, अब बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम किसी इस अंदर के इलाके में अलग कर लें, कम कर लें, तो हवा अपने आप मूव कर जाएगी। आप लोगों ने वो देखा है, जब आप बच्चे होते थे छोटे से, तो आपके पास एक ऐसा डिवाइस हुआ करता था, इसको दबाओ, इंक ऊपर चढ़ जाती थी, ऐसे दबाओ, दबा के छोड़ दो, पूरा इंक ऊपर, दबा दो, इंक बाहर। ऐसा नहीं देखा है? पेन था क्या? हाँ देखो, एक पढ़ी लिखी बच्ची है हमारे क्लास में। बीमार ज़्यादा रहती हो क्या? हाँ, छोटे बच्चों के लिए आती है बेटा, सही करिए कि उसमें ड्रॉप से हमें मेडिसिन बच्चों को डालनी होती है। बेटा उसमें होता क्या है, देखो समझना, बिल्कुल सही करो। तुम पेन आती थी, उसमें अंदर से मेटल लगा होता था, दबाओ तो ऊपर। देखो बेटा, इसको जैसे आप दबाते हो तो इधर तो अंदर तो कुछ है ही नहीं है, पूरा प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा है। जैसे आप इसे छोड़े तो क्या हुआ, यहाँ क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और अंदर से हवा, बाहर से हवा अंदर की ओर मूव करती है। तो हुआ क्या, इस ड्रॉपर ने, इसने हवा को सक किया, स्याही को सक किया, एक सक्शन पंप की तरह काम कर रहा है, खींच के अंदर ले रहा है। बेटा इस बात को याद रखना, मैमेलियन लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप। ये भी सवाल है आपका, अभी लिखाऊंगा, अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा बोल के नोट कराते समय।
ये सक्शन पंप की तरह काम करता है। कैसे पंप काम करता है सुनो। सबसे पहले ये तो दबा पड़ा है, इसे अगर हम बड़ा करेंगे तभी तो खींचेगा ना हवा को। सबसे पहला काम सुनो, पहला दूसरा तीसरा जो मैं बोल रहा हूं, सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में आता है एरो लगा लगा के। सबसे पहला काम, मैं इस डोम शेप डायफ्राम को फ्लैट करूंगा। डायफ्राम यहां था, अब यहां आ गया, इतना वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम राइज कर गया, हो गया। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहां हुआ? डायफ्राम में, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ा। अब क्या होगा, यहां पे दो मसल्स ऐसे क्रॉस लगी हुई है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाहर की ओर आएगी, इसे उभर जाएगा। ये वॉल्यूम वेंट्रल और डॉर्सल वॉल्यूम बढ़ गया। ये पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो बेटा डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से इंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम, इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ा। और बेटा आपके फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में बताया गया है कि अगर हम वॉल्यूम किसी बर्तन का यूं बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है। तो बेटा जैसे ही थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, स्लाइटली डाउन होते ही बाहर की हवा तेजी से अंदर की ओर मूव करके चलेगी। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। और इंस्पिरेशन में एग्जामिनर ने बना दिया सवाल ये बना दिया कि इंस्पिरेशन के दौरान हवा जाने का रास्ता क्या है। वो सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं। तो सीक्वेंस है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, लंग्स। अब भाई साहब लोग करते क्या, इस एक डायरेक्शन को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके कई बार सवाल बना चुके हैं। एक बार इन्होंने हद कर दी, लंग्स को हटा के सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकी ब्रोंकियोल करके उसका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। ये तो पाथ आपको याद होना चाहिए, ठीक। हवा जाता है बेटा, साफ साफ दिख रहा है, नाक से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, लंग्स। ये आप डायरेक्शन कर लोगे। अब सवाल है कि कितना ऑक्सीजन जाता है। कई लोग तो ये समझते हैं इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सप्रेशन में CO2 छोड़ते हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं। आप भी समझते हो क्या? नहीं बेटा, आप लोग यही समझते हो, ये मत समझना भाई। हम इंस्पिरेशन में हवा लेते हैं, एक्सप्रेशन में हवा छोड़ते हैं। उनका परसेंटेज उसके कंपोनेंट का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन होता हवा ही है। न प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, न प्योर CO2 छोड़ते हैं। ये अपने बस की बात नहीं है, ठीक। ऐसा कोई डिवाइस नहीं हमारे नाक के अंदर न फेफड़े के अंदर। एयर लेते हैं, एयर छोड़ते हैं। जो एयर लेते हैं उसका कॉम्पोजिशन वही है जो बाहर है। केतन, बाहर के हवा का कॉम्पोजिशन क्या है? नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। बाकी तो थोड़ी बहुत है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब निकालते हैं तो बेटा नाइट्रोजन वही रहता है 78.8, ऑक्सीजन जो 21 था वो 16 से 17% हो जाता है। जो CO2 0.03% था दैट बिकम 4 to 5%। हो गया? ध्यान देना, इंस्पिरेटरी में O2 था 21% और एक्सपिरेटरी में हो गया 16 से 17%। AIPMT 2010 तब प्री और मेंस होता था, 13 में खत्म हुआ, 13 में नीट नाम रखा गया था पहली बार इनका, फिर कैंसिल कर दिया गया, 14-15 AIPMT हो गया, फिर 16 में नीट बना, अब नीट ही मूव कर रहा है। AIPMT 2010 के प्री में सवाल था, देखना यहाँ मिलेगा। 2 सवाल उस साल इस चैप्टर से आए थे प्री में, क्योंकि तब 200 सवाल आते थे ना प्री में, 180 तो बाद में हुए हैं। 13 में पूछा गया था कि इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना % बॉडी में जाता है। बड़ा सरल सवाल है, बता रखा है, मैं सवाल बता रखा हूँ। जितनों ने पढ़ रखा है, 1 2 3 4 5 1 2 एब्सेंट है, इन्होंने पढ़ रखा है मेरे से इस चैप्टर को, इनको तो पता है। ये सवाल मैं बता रखा हूँ, क्योंकि 10 के पहले तो आप पढ़े नहीं थे, पढ़े तो 1 साल पहले ही थे, ठीक। तो मैं बता रखा हूँ सवाल को। इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का कितना % बॉडी में, सामने दिख रहा है भाई, घटा घुटू के बताओ ना। है? नहीं बोला? बोला नहीं ना? नहीं बोला, हाँ 4%। और कोई बोला? कुरविंदर का कहना है 4 से 5%।
हाँ भाई कितना? 4 से 5। चलो रोहन का भी 4 से 5%, लक्ष्य का 4 से 5%। 20 से 25 कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है सही बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। 20 से 25%। बेटा पूछा गया है इंस्पिरेटरी ऑक्सीजन का, ना कि इंस्पिरेटरी एयर का। आप कंसीडर करो आपके पास 21 रुपए हैं, 16 रुपए बचे हैं, बाकी कितने गायब हो गए? 21 का परसेंटेज निकालोगे ना, तो क्या करोगे? 4/20 गुणित 100 कितना आ जाएगा? 20 से 25%। सवाल तो सरल था, लेकिन एग्जाम में न जाने कितने, पहला ऑप्शन भी 4 से 5। एग्जामिनर बड़े बदमाश होते हैं। चलो अब मिलते हैं कल, सवाल को कल करेंगे, ठीक।